मानी भाई ये सेकंड नंबर मेरी जान देखो और मानी भाई की जान देखो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। आज हम लोग गए थे अपनी टीआरपी फाइल करने, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो होता है। हम क्योंकि फ़िलहाल डी वीज़ा पेशा है और स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है कि वो आके अपनी रेजिडेंस का परमिट जो है फाइल करते हैं। उसके बाद उनको टीआरपी मिल जाती है, ये 2 साल के लिए कार्ड होगा। और उसके बाद जो है ना फिर आपको वर्क वीज़ा मिलता है 1 साल का, या डिपेंड करता है आपकी जॉब पे या आपके जो पीछे 2 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे लिया जाता है। और लीगल तरीके से इधर आना मेरे ख्याल से यूरोप में आना इजी है कंपेयर टू इलीगल, क्योंकि जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हो रही है या डिजिटाइजेशन हो रही है, इलीगली रहना कहीं, क्योंकि हम तुर्की गए थे तो वहाँ भी कुछ लोगों को मिले थे जो डंकी से गए थे और वहाँ रह रहे थे। और मैं उस लाइफ को ना लाइफ नहीं समझता कि अगर मैं अपने रूम से भी निकलते हुए डरता हूँ कि यार कहीं एम्बुलेंस का सायरन बजा तो मुझे लगा शायद कोई पुलिस आ रही है, या मतलब कि इंसान जो है ना, या इंसान की ये नेचर है, आज़ादी है, फ्रीडम जो है ना, उसके बगैर वो नहीं रह सकता कि वो डरा हुआ है कि कहीं कोई पुलिस ना देख ले। या इवन लोकल जो है ना वो आपको रिपोर्ट करते हैं जैसे उनको पता लगता है। और अभी जिस तरह हम एस्टोनिया में हैं तो यहाँ पे अगर मैंने ग्रॉसरी भी बाय करनी है तो मैं स्टोर में एंटर नहीं हो सकता जब तक मेरे पास कागज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सीन ले लेंगे, अगर आपके पास आईडी कार्ड पॉकेट में नहीं है तो आप किसी भी जगह पे एंटर भी नहीं हो सकते। तो बड़ा सीन। और टीआरपी का प्रोसेस बहुत ईजी था। अपॉइंटमेंट हमने जैसे ही हमारा वीज़ा लगा था हमने तुर्की से ही बुक कर ली थी और आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ हम गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको चाहिए थी वही। और एस्टोनिया में आके ऑब्वियसली हम जो भी चीज़ देखते हैं सबसे पहले हमारा जो है ना उसको कंपैरिजन हम अपने होम कंट्री के साथ करते हैं, जो चीज़ें वहाँ पे हैं और जो यहाँ पे हैं। तो ज़मीन आसमान का उन चीज़ों में ना फ़र्क है। हम आज पुलिस के ऑफिस गए थे और वो समझे हमारा जिस तरह नादरा है, इनका वो नादरा प्रो था। यहाँ ज़्यादातर काम जो है पुलिस ही हैंडल कर लिया। और ये इन कंट्रीज़ में ये चीज़ अच्छी है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे ही 7 से 8 डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। एएसएफ अलग गए, नारकोटिक्स वाले अलग गए, एफआईए अलग गए। यहाँ एयरपोर्ट जिस तरह आउटसोर्स हुए हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे होते हैं। वो ज़्यादातर प्राइवेट फर्म्स होती हैं जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। सिर्फ आपकी जो स्टैंपिंग है पासपोर्ट की वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इधर मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है और टीआरपी के लिए अलग है और आईडी कार्ड के लिए अलग है, और पुलिस का काम जो है वो सिर्फ जो है सिक्योरिटी हैंडल करना। ये पुलिस ही एक समझो उसी के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं और उन्होंने ही हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ली है आज। और ऑफिस में जिस तरह मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि यहाँ ज़्यादातर जो ऑफिस वर्क है, जो इजी टेबल वर्क है, वो एल्डरली लोग करते हैं। उधर आपको यंग लोग जो नहीं मिलेंगे। और एक बड़ी शॉकिंग चीज़ थी जो आज मेरे लिए कि इंटर्न्स जो है वो हमने वैसे सुना था इंटर्नशिप्स होती हैं प्राइवेट कंपनीज में, लेकिन वहाँ पे तो जो कुछ यंग लोग भी बैठे थे जब उनसे मैं पता लगा कि ये लोग इंटर्न्स हैं यहाँ पे, ये एम्प्लॉयज़ नहीं है पुलिस के। तो पुलिस में भी इंटर्न्स थे, तो ये बड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट था। जो प्रोसेस था वो बड़ा स्मूथ था। और हैरत इस बात की होती है कि आप पुलिस के ऑफिस जाते हैं, वहाँ आपको जो है ना कोई पुलिस वाला गन्स लेके खड़ा नजर नहीं आएगा। सिर्फ जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं या जो गाड़ियों पे होते हैं उनके पास पिस्टल वगैरह होते हैं, वो भी उनके पॉकेट्स में होते हैं। या हमारे यहाँ जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर गाड़ी जा रही है, पुलिस की जा रही है, तो उसमें क्लाशनकोफ लेके बैठे हुए, किट पहन के। वहाँ यहाँ ऐसा सीन ही नहीं है। पुलिस वाले हैं यहाँ पे, जो बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर पुलिस उसको भी कहा जाता है, वो इनकी समझें मिलिट्री टाइप चीज़ है जो बॉर्डर्स वगैरह कंट्रोल करती है। वो शहर में ये नहीं है कि इधर ऑब्वियसली इधर सिक्योरिटी है और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो भी इनका सेटअप है सिक्योरिटी का, वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे पीस है ना। यहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है कि यार किसी तरह की इस तरह वैंडलिज्म करना या कोई इस तरह की एक्टिविटी करना। तो और बॉर्डर पुलिस की जो मैं बात कर रहा था, तो उनकी वैन्स जो है ना वो अक्सर जगह में हमें नज़र आई हैं। हमें तो ऑब्वियसली नहीं पता था, मानी भाई नहीं बताया। तो उनकी वैन्स जो जिस तरह पाकिस्तान में एक वैन होती है ना एपीवी टाइप, उस तरह की वैन्स हैं। और उसमें आपको इनको तो क्योंकि पता है कि ये बॉर्डर पुलिस की है, वो आपको वहाँ से अंदर से मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई इधर बैग पे बैठा हुआ नहीं है जिसने AK-47 पकड़ी हुई है और किट में बैठा हुआ है। लोगों को मतलब कि आपको पता ही नहीं लगेगा यार यहाँ से सिक्योरिटी फोर्स जो है ना गुजर रही है। उसके अलावा ये है कि अगर आप एस्टोनिया का मैप देखें तो ये रशिया को बिल्कुल टच कर रहा है। और जिस तरह आजकल रशिया और वेस्ट की टेंशन चल रही है वो आप लोगों को पता ही है। और ये इनकी एक बॉर्डर स्टेट है, नेटो का मेंबर है। नेटो का ऑफिस जो है वो भी हमने देखा है, वो मतलब
मेन रूट पे ही है। और पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई भी मिलिट्री अलायंस होता है या इवन मिलिट्री की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं उनके पास से गुजरना मुश्किल होता है। यहाँ पे वही मेन रोड के ऊपर नेटो का ऑफिस है, वहाँ पे उसके बाहर ही पार्क है, वहीं लोग जो है वो भी बैठे हैं, कुछ खाना खा रहा है, कुछ कपल्स बैठे हुए हैं लोग, मतलब कि उसके बाहर आपको नहीं नजर आएगा चेक पोस्टें लगी हुई हैं या वाइड हुई हुई है हर चीज़ और लोग गन्स लेके खड़े हैं। नेटो ऑफिस ऐसे लगता है जिस तरह कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो बाकी भी हर चीज़ में ना आपको बड़ी ऑब्वियसली इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन तो किया है ना। हम ये तो, और जिस तरह मैं रशिया वाली बात बता रहा था, तो ये तो एक तरह से बॉर्डर लाइन स्टेट है और इसको तो एक इस टाइम मिलिट्री स्टेट होना चाहिए था। या जिस तरह टेंशन चल रही है हर जगह हमारे यहाँ, तो भाई जैसे ही पता लगता है कोई बॉर्डर पे सीन बना है तो हम तो चौकों में भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और टैंक भी हर जगह जगह छुपाए होते हैं कि जा रहे हैं। तो ये इन्होंने इन लोगों को ये समझ आ गया कि वारफेयर के तरीके जो चेंज हो गए हैं 100 साल पहले 50 साल पहले, ये लोग भी इसी फेज से गुजरे हैं जब डिक्टेटर से या इस तरह की चीज़ें यहाँ होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको कहीं पे नहीं नज़र आएगा कि भाई कोई प्रेपरेशन हो रही है कि अगर रशिया अटैक कर दे या कोई इस तरह का कोई सीन नज़र नहीं आएगा। नेटो का ऑफिस है ऑब्वियसली, यहाँ पे इनका एक फ्रंट लाइन ऑफिस होगा, बाकी भी मॉनिटरिंग जो है सारी जो दुनिया चेंज हो गई है, लेकिन हम लोग अभी भाई वहीं फंसे हुए हैं। तो बड़ा, और जो लोग भी बाहर आना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि जो एक क्योंकि वर्क वीज़ा यूरोप का ऑब्टेन करना जो है ना काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं कि इम्पॉसिबल है। जिनके पास स्किल्स हैं वो ऑनलाइन वगैरह लोग अप्लाई करते हैं, उनको मिलता भी है। लेकिन जो स्टडी वीज़ा है ना, ये एक शॉर्टकट है, आप इधर आ जाते हैं, 2 साल की स्टडी आपकी 3 साल की है या 4 साल की है, उतने में आपको सिस्टम समझने में आसानी होती है। और जब आपने वो 3 साल गुजार लिए होते हैं तो आप लोग रेडी होते हैं, या आप लोग जॉब शुरू कर देते हैं या फिर आप लोग वापस चले जाते हैं, जो भी आपके पास आपको सूटेबल लगे, आपको ये इनका कल्चर समझ आ जाता है, ये भी पता लग जाता है कि आप यहाँ सेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बड़ा फिट सीन है यार यहाँ पे। और मतलब कि अभी उन्होंने भी कहा कि अगर हर चीज़ स्मूथ गई, जैसे मतलब आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आपको 2 महीने जो है ना मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम है, जिसके बाद टीआरपी कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद किसी वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी डी वीज़ा जो है ये वो टीआरपी कार्ड है, उससे मैं पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकता हूँ। और यूरोप में ट्रैवलिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो आपको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आपका पासपोर्ट नहीं मांगेगा, कोई आपके मतलब बिल्कुल ईजी सीन है। अच्छा मानी भाई जो है वो देखें आप सामने गाड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। गाड़ी ये है कि आज दिन काफ़ी बिजी रहा है टीआरपी वगैरह के सीन में। तो एस्टोनिया में सीन ये है कि कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को एक फ़ंड देती है मंथली 80 यूरोज़ या 30 यूरोज़ जो है, ये कम अमाउंट नहीं है, ये काफ़ी अमाउंट है। वो उन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ पे वो स्पेंड कर सकते हैं उसको। आप जिस तरह पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिल जाता है या कोई हो सकता है वहाँ भी लाइयर अलाउंस कुछ कंपनीज देती हो, तो उसको आप वो लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये ऐसा सीन नहीं है। तो वो आप फॉर एग्जांपल स्नूकर खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ये इस तरह का मतलब सीन होता है। तो वो आज एक्सपायर होने वाला था, तो हमने कहा उसको ज़रा यूज़ में लाते हैं, तो चलते हैं, चल के स्नूकर वगैरह खेलते हैं। और खाना शाना हमने खा लिया, चाय शाय पी लिया, तो आए फिर हमारे साथ चलते। अच्छा हम लोग निकल पड़े हैं अभी। स्नूकर एक क्लब है, इतना दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है। ये मानी भाई ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ चलते हैं। दूसरा ये है कि हमें तकरीबन आलमोस्ट एक जो है ना हफ़्ता हो गया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। और मानी भाई ने ऑब्वियसली हमें गाइड भी किया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और ज़ाहिर बात है स्टार्ट में कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ेंगी, पार्ट टाइम भी, क्योंकि फुल टाइम तो नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यहाँ पे काफ़ी जो है ना हार्ड वर्क है स्टार्ट में, लेकिन उसी तरह फिर यह है कि ना डिफरेंस भी है, क्योंकि एक पार्ट टाइम जॉब करना पाकिस्तान में और यहाँ करना वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब जो है वो वहाँ पे फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा आपको पे करती है। तो उसके बाद ये, लेकिन ये है कि जिस तरह अभी हम स्नूकर खेलने जा रहे हैं, मुझे ज़ाहिर बात आती नहीं है, देखूंगा सिर्फ, लेकिन ये है कि इस तरह साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी माइंड में रखना होता है। ये नहीं है कि बंदा सिर्फ काम काम और काम में लग जाए। ठीक है, कायद आज़म के फरमान की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, क्यों मानी भाई? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि लेकिन चीज़ें इतनी इजी नहीं है जितनी वहाँ बैठ के लगते हैं कि यार वहाँ जाएंगे तो शायद कोई दूध की नहरें बहने लग जाएंगी और बस डॉलर ही डॉलर और यूरो चीज़ें काफ़ी टफ हैं यहाँ पे। जो मैंने अभी तक नोटिस किया, इनका जो सिस्टम है ना वो आपको रगड़ा दे के रखता है, ठीक है, वो आपको स्टेबल नहीं होने देता। आप जितने मर्जी यूरो कमाने लग जाओ ना थाउजेंड्स में, आपके बिल्स जो हैं आपके उसी तरह आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे और एट द एंड सेविंग जो है वो काफ़ी कम रह जाती है। टैक्सेस जो हैं वो इधर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ख़ास तौर पे ये जो बेल्ट है इसमें, एस्टोनिया में, फिनलैंड में, यहाँ तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। क्यों मानी भाई? एस्टोनिया में एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज जो है वो थोड़े कम है। एस्टोनिया में 20% है, बाकी कंट्रीज में थोड़े ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है।
हाँ, तो ये यहाँ एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ये नहीं है कि भाई एक दफ़ा आओ बस हुन चिल माहौल है। ज़्यादातर लोगों को लगता है वहाँ जाके बंदा जो है ना बस पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये है कि ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि चीज़ें जो है ना वहाँ से बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। और यहाँ पे ये है कि आप जो हार्ड वर्क करोगे उसका आपको एटलीस्ट रिवार्ड मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ कोई भी आपको आपका जो राइट है वो डिनाई नहीं कर सकता। तो वहाँ तो बैक होम तो आपको पता है ना, आजकल वो चीज़ें भी, आपका राइट या आपका फ्रीडम जो है वो भी ज़रा आजकल ख़तरे में ही है। तो अब चलते हैं, स्नूकर खेलते हैं। और मानी भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यहाँ पे ये है कि पार्ट टाइम जो जॉब है आपकी उसकी एटलीस्ट रिस्पेक्ट है। तो जबकि आप दूसरे कंट्रीज में, जब आप यानी कि पाकिस्तान में हो या दाएं बाई एशियन कंट्रीज में होते हो, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की कोई इतनी खास रिस्पेक्ट भी नहीं है और उतनी कोई आपको क्या उतनी अर्निंग भी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ये है, बस ये है कि पार्ट टाइम जॉब को आप फुल टाइम जॉब यहाँ पे कंसीडर ना करें अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो इस तरह की। तो बस ठीक है ये। हाँ, और जिस तरह मानी भाई ने कहा कि यहाँ रिस्पेक्ट है, यहाँ मतलब आप जो भी मर्जी काम कर रहे हैं यहाँ कोई नहीं देखता कि भाई यार ये और जॉब है या ये मेरे लेवल की है। पाकिस्तान में ठीक है जो बेरोज़गारी भी है, लेकिन उसकी एक रीज़न ये भी है कि लोग किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते यार ये काम तो मेरे लेवल का नहीं है। यहाँ पे आपको बाबे भी वही काम नज़र करते आएंगे, बच्चे भी कर रहे होते हैं ये पार्ट टाइम जॉब, डिलीवरीज वगैरह, मतलब उनकी वेकेशन हैं या वीकेंड है। तो मतलब अगर एक बंदे का वीकली जो बिल उसका बन रहा है या ना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है तो उसने कुछ ना कुछ करके वो बना लेना है औरली जॉब कोई करके। तो सीन बड़ा सेट है यार। यार मैंने कहा टीआरपी की तो काफ़ी बातें हो गई, उसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए ना। स्नूकर तो नहीं, 8 बॉल है, यही खेल लेते हैं आज। ये आज जो है ना काफ़ी अर्से बाद जो है ना 8 बॉल पूल खेली है, और क्योंकि फेसबुक पे मैं बहुत अच्छा 8 बॉल पूल खेलता रहा हूँ, आज तो उसकी याद आ गई है। स्नूकर खेलने के बाद जी अब आ गया, इसको क्या कहते हैं, पंचिंग बॉक्स, बॉक्सर चैंपियन। अच्छा, 1 यूरो डाल रहे हो? 1 यूरो में 2 गेम्स हैं। तो पहले जो मोइज भाई पहलवान है हमारे, ये ज़रा ट्राई करेंगे। सिक्का बाहर आ गई, मैं नहीं पहना। मोइज भाई मर्जी है यार, आपसे तो मशीन ही नहीं चल रही यार। अच्छा, स्टार्ट हो गई है मशीन की। और पहले कौन करेगा? अब्दुलरमान तू मार। मानी भाई, मानी भाई, मानी भाई, मानी भाई। मैंने नहीं मारना, उसकी दर्द निकलाती है। ओए नरम है, फुल पावर रख के मार। टांग मार। नहीं टांग नहीं, टांग जाएगी। अब बारी है जी हमजा भाई की। आ जाए हमजा भाई। मेरे से तो नहीं जाने वाला, मैं जाएगा क्यों? नहीं तो मारना। ओ भाई आपसे ऊपर गया है। सारे को ट्राई मार ले बेशक। 700 उनका 704 था, 804। मार भी जरा टिप्स दे दे, फिर आके ना फुल पीछे बात दरमियान में मारना है। चल फुल पावर से मशीन में मुक्का मारना है। 200 ओए यार 6 फीट, मैं तो 250 एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो 650 चला गया। चल तू करना। हाँ, इसके बाद मेरी मैं नहीं मार रहा यार, क्यों मैं मार ही नहीं रहा। चलें आ जाए मानी भाई। ऐसे नहीं मारना, नीचे से नीचे नहीं मार, ताकि वो ऊपर ही जाए ना। इस तरह के स्टूडेंट होते हैं। मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरी कोई तैयारी मेरे लास्ट वीडियो लास्ट टाइम मारा नहीं लगा था। इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनका जो आखिर में कहते हैं मेरी कोई तैयारी नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं, और आखिर वो टॉप का जाता है। चले मानी भाई, चले आ जाए। ओए ओए ओए, मशीन तेरी ये तो 800 से ये दे टॉप कर गए, टॉप कर गए, टॉप कर गए जी। कह रहे मुझे मारना नहीं आता। हमाद भाई जरा सही 650 था ना पहले। ठीक, अब मानी भाई ठीक हो गया। पक्का भाग के मार मार मार। चलो नेक्स्ट लेवल। गरीब का बात है, तेरी गरीब तो बात है। 804 के रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, टॉप पे मानी भाई है, सेकंड नंबर मेरी जान देखो और मानी भाई की जान देखो। ये ज्यादा पूरी बिल्डिंग हिलती है एक दफा। ये उससे भी ऊपर चला गया।
ओए 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 860 इधर 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 भाई ये रिकॉर्ड बुलाया क्या किया थैंक यू भाई थैंक यू